आया है, मेरा महबूब आया है। मोहम्मद रफी भारतीय सिने उद्योग जगत के एक ऐसे कलाकार थे जो इस दुनिया में न होकर आज भी अपनी आवाज और गायकी के जरिए लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हिंदी के साथ मोहम्मद रफी ने 14 अलग अलग भाषाओं में गाने गाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अंग्रेजी भाषा के भी 2 गाने गाए हैं। गाना चाहे क्लासिकल इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड हो या फिर मॉडर्न जमाने का संगीत हो, रफी साहब ने हर गाने के साथ पूरे इंसाफ और ईमानदारी से काम किया है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक। शब्द, कीर्तन, भजन, कव्वाली, नातियां, कलाम, रोमांटिक गाने, हंसी और हुल्लड़ भरे गाने मोहम्मद रफी ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह के गाने गाए हैं। 60 के दशक में मॉरिशस के एक कार्यक्रम में उन्होंने क्रियोल में भी एक गाना गाया था। 1947 के बंटवारे में मोहम्मद रफी ने हिंदुस्तान को चुना। मोहम्मद रफी को फिल्मों में गाने का सबसे पहला मौका संगीतकार नौशाद ने दिया था। 1970 के दशक में नौशाद ने एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि उन्होंने बड़े से बड़े गायकों को सुर छोड़ते हुए देखा है, लेकिन रफी साहब के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। सिंगर और संगीतकार के इस जोड़ी ने 41 फिल्मों में एक साथ काम किया। रेडियो पर दिए गए एक दूसरे इंटरव्यू में जब नौशाद साहब से पूछा गया कि अगर आप अपनी बेहतरीन संगीत रचना करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसके जवाब में नौशाद साहब ने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो केवल 1 घंटे के लिए रफी साहब को दोबारा इस दुनिया में भेज दे ताकि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन संगीत रचना कर सकूं। 1947 में भारत आजादी के साथ साथ विभाजन की विभीषिका से भी गुजर रहा था। उसके कुछ समय बाद महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को हुस्नराम भगत राम ने अपने संगीत से सजाया था और इस गीत को आवाज दी थी मोहम्मद रफी साहब ने। ये गीत उस समय काफी लोकप्रिय हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खास तौर से इस गीत को सुनने के लिए रफी साहब को अपने निवास स्थान बुलाया था। ये गीत था सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की अमर कहानी। आकाशवाणी के एक्स अनाउंसर रहे किशन शर्मा अक्सर रफी साहब के साथ प्रोग्राम में आ जाया करते थे। वो ओपी नैयर और रफी साहब के बीच का एक किस्सा बताते हैं। संगीतकार ओपी नैयर के बारे में कहा जाता है कि वो वक्त के बहुत पाबंद थे। सुबह 9:10 पर उनके स्टूडियो का दरवाजा बंद हो जाया करता था। इसके बाद किसी को भी भीतर आने की इजाजत नहीं होती थी। एक बार रफी साहब उनके यहाँ रिकॉर्डिंग में 1 घंटे देरी से पहुंचे और अंदर आने के बाद उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि मैं शंकर जयकिशन के यहाँ रिकॉर्डिंग में फंस गया था। इस पर ओपी नैयर नाराज हुए बोले कि आपके पास उनके लिए टाइम है और हमारे लिए नहीं। आज के बाद हमारे पास भी आपके लिए टाइम नहीं रहेगा। उन्होंने अकाउंटेंट से कहा कि रफी साहब का हिसाब कर दिया जाए। इस मामले को तूल देने की कोशिश में एक पत्रकार ने उनसे कहा कि आखिर नैयर साहब आपसे इतनी बुरी तरह कैसे पेश आ सकती हैं? तब रफी साहब ने कहा कि यहाँ गलती मेरी थी। इसके बाद 3 साल का समय गुजर गया। एक दिन रफी साहब खुद ओपी नैयर साहब के पास पहुंचे। उस समय ओपी नैयर ने अपने सबसे बेहतरीन गायक के सामने ये बात कही थी कि यहाँ आकर रफी साहब ने यह सिद्ध कर दिया कि वो ओपी नैयर से बेहतर इंसान है, क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार पर काबू पा लिया, जबकि ओपी नैयर ऐसा ना कर सके। रफी साहब के साथ सचिन दा की बहुत सारी यादें। उन्होंने सचिन देव बर्मन के लिए भी बहुत सारे गाने गाए। इनमें से साल 1958 में फिल्म काला पानी का एक गीत काफी लोकप्रिय हुआ। गीत के बोल थे बेखुदी में हम। इस गीत के बारे में राजू भारनत ने अपनी किताब द जर्नी डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं। इस गाने की धुन सचिन दा ने मुसलमानों के एक धार्मिक गीत आले रसूल के गाने जो मुसलमान हो गए की धुन पर बनाई थी। इस गाने की धुन मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली अजान की धुन से मिलती जुलती थी। एस.डी. बर्मन ने इसे बंगाली में ट्रांसलेट किया, फिर अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके कोलकाता में सुनाया। उसके बाद मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत पर अपने शब्द बैठाए। फिर इस गीत को आवाज रफी साहब ने दी। रफी साहब पूरी दुनिया के एक ऐसे प्लेबैक सिंगर थे जिन्होंने एक दूसरे प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर को अपनी आवाज दी, और वो थे किशोर कुमार। फिल्म रागिनी और शरारत में उन्होंने किशोर कुमार के लिए गाने गाए। लिरिसिस्ट सुधाकर शर्मा बताते हैं कि आमतौर पर किशोर कुमार दिन में 2 से 3 गाने रिकॉर्ड कर लेते थे, लेकिन जिस दिन में रफी साहब के साथ गाना होता था वो पूरा दिन उस गाने के लिए रखते थे। रफी साहब को परफेक्शन पसंद था और किसी भी गाने को गाने के लिए किशोर कुमार काफी अभ्यास किया करते थे।
गाने के साथ साथ किशोर कुमार चुटकुले सुनाया करते थे। रफी साहब मुस्कुराकर उसका आनंद लेते थे। किशोर कुमार चलती का नाम जिंदगी नाम से एक फिल्म बना रहे थे जिसमें कव्वाली थी और इस कव्वाली को वो रफी साहब से गवाना चाहते थे। रफी साहब लता मंगेशकर को बहन की तरह मानते थे। लता मंगेशकर बताती हैं कि रफी साहब ने किसी को उर्दू सिखाने के लिए उनके पास भेजा। रफी साहब की बदौलत ही वो उर्दू सीख पाई थी, क्योंकि उस दौर के गीतकार नक्श लायलपुरी, शकील बदायूनी, मजनू सुल्तानपुरी, राजेंद्र कृष्ण अक्सर अपने गीतों में उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल किया करते थे। 60 के दशक में लता मंगेशकर और रफी साहब के बीच मतभेद हो गए। इसकी वजह थी रॉयल्टी। दोनों ने आगे से साथ गाने गाने से मना ही कर दिया। आगे चलकर सचिन देव बर्मन और नरगिस की कोशिशों से ये दोनों कलाकार एक बार फिर साथ काम करने के लिए तैयार हुए। मोहम्मद रफी की बायोग्राफी लिखने वाली सुजाता देव अपनी किताब मोहम्मद रफी गोल्डन वॉइस ऑफ सिल्वर स्क्रीन में लिखती हैं, 1967 में मुंबई के षणमुखानंद हॉल में म्यूजिशियंस SD बर्मन नाइट का आयोजन किया गया। इस समारोह में संचालन का काम नरगिस और मदन मोहन कर रहे थे। इसमें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मन्ना डे जैसे गायकों को अपने एकल गीतों की प्रस्तुति देनी थी। एंकर ने अचानक दर्शकों को एड्रेस करते हुए कहा कि अब आपके सामने एक सरप्राइज आने वाला है। स्टेज के एक तरफ से रफी साहब आए और दूसरी तरफ से लता मंगेशकर। दोनों के स्वागत में जबरदस्त तालियां बजी और फिल्म ज्वेल थीफ का गाना दिल पुकारे आरे 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 दोनों ने एक साथ प्रस्तुत किया। इन दोनों के बीच 4 साल का मौन टूट गया। पतंगबाजी रफी साहब का पसंदीदा शौक था। वो काले रंग की पतंग उड़ाया करते थे। उन्हें अपनी पतंग किसी से भी कटवाना पसंद नहीं था। रफी साहब की जिंदगी के कुछ हसीन पल अपनी यादों में समेटे उनके साथ कई शो करने वाली कृष्णा मुखर्जी बताती हैं कि रफी साहब को स्टेज पर जाने से पहले ठंडे ग्लास का दूध पीने का शौक था। हालांकि इसके पहले अपनी चांदी की कंघी निकालकर अपने बालों पर कंघी किया करते थे और शरारती ढंग से मुस्कुराया करते थे। स्टेज पर वो काफी एनर्जेटिक रहते थे। कई बार गाने के बीच में हारमोनियम छोड़कर वो लेजली से ड्रम स्टिक लेकर ड्रम बजाया करते थे। अपने खाली समय में मोहम्मद रफी, मेहंदी हसन और गुलाम अली की गजलें सुना करते थे। उनके बेटे शाहिद रफी बताते हैं कि वो संडे को अपने बच्चों के साथ कैरम और बैडमिंटन खेला करते थे। रफी साहब को बॉक्सिंग मैच देखने का बड़ा शौक था। उनकी चाय बड़ी खास होती थी। सुबह सुबह उनकी पत्नी उनके लिए बादाम भिगोकर लौंग और दालचीनी डालकर चाय बनाया करती थी। ये चाय 4 से 5 थर्मस भरकर बनाया करती थी, जो रफी साहब के साथ स्टूडियो जाती थी, क्योंकि वो घर की बनी हुई चाय ही पिया करते थे। द मैग्निफिसेंट 7 उनकी फेवरेट फिल्म थी। उन्हें हॉलीवुड फिल्में काफी पसंद थी। मोहम्मद रफी की बहू यास्मीन खालिद रफी अपनी किताब रफी माय अब्बा मेमोई में लिखती हैं, हॉलीवुड के पीटर सेलर उनके फेवरेट एक्टर थे। वो जब भी कोई हॉलीवुड फिल्म देखने के लिए बैठते थे तो बच्चों उन्हें पहले ही फिल्म की कहानी बता देते थे। कई बार वो हॉल में भी फिल्में देखने जाते थे, लेकिन वो अक्सर फिल्म शुरू होने के बाद सो जाया करते थे। 31 जुलाई सन 1980 को रफी साहब को दिल का दौरा पड़ा। उनकी पत्नी बिल्किस ने नोटिस किया कि उनकी उंगलियां नीली पड़ रही है। डॉक्टर चंद्रिका मणि को बुलाया गया। उन्होंने देखा कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। तत्काल अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन रफी साहब अपनी फिएट गाड़ी में जाने की जिद पर थे। उन्हें नेशनल हॉस्पिटल के ICU में रखा गया। तुरंत वहां पेसमेकर नहीं था, इसलिए उन्हें मुंबई हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने वहां करीब 1.25 घंटे तक ऑपरेशन किया और रफी साहब के शरीर में पेसमेकर फिट किया। जब उनको होश आया तो उन्होंने अपने शरीर में लगे पाइप और ऑक्सीजन ड्रिप को निकालने की कोशिश की। उनकी बेटी नसरीन ने उनकी तरफ देखा तो रफी साहब की आंखों में आंसू थे। रात 10:25 पर डॉक्टर मोदी ने रफी साहब के घर वालों को आकर ये जानकारी दी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो केवल 55 साल के थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनके सम्मान में 2 दिन का शोक रखा गया। संगीतकार नौशाद ने कहा कि उनके जाने से ऐसा लगता है जैसे संगीत के 7 सुरों में से एक सुर कम हो गया है और अब केवल 6 ही सुर बचे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप भी रफी साहब के फैन हैं तो अपने थॉट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।